जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS द फ्यूचर एकेडमी में। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम। और ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो एग्जाम के नज़रिए से और इसके बाद जो एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे, उसके भी नज़रिए से ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो या तो बीपीटी थ्योरम, सीधे बीपीटी थ्योरम आपको मिल जाएगी, या तो बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों तरीके से आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो बहुत ध्यान से आज का जो ये बीपीटी थ्योरम इसको समझिएगा। तो देखिए बात क्या किया जाए। देखिए पहले कुछ इसकी चीज़ें हैं जिसको जान लीजिए आप लोग। ये जो आधार, इसको जो बीपीटी थ्योरम होती है, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। क्योंकि इस प्रमेय को थेल्स महोदय जी ने दिया था, इसलिए इस थ्योरम को बोलते हैं क्या है? थेल्स प्रमेय। तो आपको यह जानना है। क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, समझिए। एक सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए। केवल इतना लिखा मिलेगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ये ना पूछ के आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए या थेल्स प्रमेय को प्रूव करिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या अगर लैंग्वेज बदलेगा, वो इंग्लिश में बोलना चाहेगा, तो ये भी बोल सकता है कि बीपीटी थ्योरम को प्रूव करिए। लेकिन ये बोलने का चांस कम है, लेकिन ये दोनों के बोलने का चांस बहुत ज्यादा है। अब तीसरा जो मुख्य है वो ये है कि आपको जो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है ये लिखा मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। और ये भी काफी बार सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट देने के बाद बोलेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। सेम यही चीज लिखा रहेगा जो हम पढ़ने चल रहे हैं। देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो जो तीनों ये इतने टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसकी प्रूविंग की तरफ। देखिए अब इसको पढ़ते और समझते जाते हैं। पहला ये बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो बोला है यदि किसी त्रिभुज की ना, तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए? एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक सेकंड। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने माना ये एक त्रिभुज हम बना लिए। ये हम क्या किए हैं? एक त्रिभुज बना लिए हैं, जिसकी नेमिंग कर दें। इसको ए मान लें, इसको बी और इसको सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने नाम दे दिया ए बी सी। यहां तक की बात हुई कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो ये त्रिभुज हुआ कि एक भुजा, इसमें में से किसी एक भुजा को ले लिया जाए। एक भुजा के समांतर, इन तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर, तो मानते हैं कि इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, तीनों में से आप किसी को भी मान सकते हैं कि एक भुजा के समांतर। तो हम मानते हैं कि बीसी के समांतर, हम मानते हैं बीसी के समांतर। अब बीसी के समांतर क्या होगा? समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसका मतलब यह है कि अगर BC के समांतर रेखा हम खींचेंगे तो ये जाहिर सी बात है इन दोनों बिंदुओं को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। अगर इसके समांतर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये AB और AC को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो हम इसको मान लेते हैं D, इसको D मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? E मान लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक की बात हमने कर लिया। तो ये अन्य दो भुजाएं
तो ये अन्य दो भुजाएं यही बच रहा है ना, इस भुजा के समांतर तो ड्रॉ कर दिया। अब ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित का मतलब होता है कि जो AD अपॉन DB, इसके कहने का मतलब है कि जो AD अपॉन में DB है, DB ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन में EC के। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई हम रेखा ड्रॉ करते हैं तो जो दो अन्य भुजाएं रहती हैं जिसपे ये समांतर रेखा खींची जा रही है वो क्या होती है, एक समान अनुपात में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। यही है थेल्स का प्रमेय, यही है BPT थ्योरम। केवल इतना, मतलब आप क्वेश्चन, अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको केवल इतना अगर पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जो अन्य दोनों भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में, उनका जो रेशियो होता है वो समान होता है। मतलब ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन इसी की प्रूविंग हमको करना है कि कैसे ये बराबर होता है, कैसे इनका रेशियो बराबर होता है, उसकी प्रूविंग करेंगे। तो चलिए प्रूविंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसकी बात करते हैं। देखिए थ्योरम, जितनी भी आप थ्योरम करेंगे ना उसके सभी के स्टेप समान हैं। क्या है, जो उसके कितने स्टेप जो हैं वो समान है। कि स्टेप का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। अब इसमें दिया क्या है, दिया है आपको एक त्रिभुज ABC, ये आपको त्रिभुज दिया है। और क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज क्या दिया है कि BC समांतर है किसके, DE के। ये दिया है ना समांतर, तो दिया है BC समांतर है किसके, DE के। इतनी चीजें हमारे पास है कि एक त्रिभुज ABC हमारे पास है और BC समांतर है DE के। चलिए यहां तक की बात कर लिया। पहला स्टेप ये हुआ, दिया है। दूसरा स्टेप जो होता है वो लिखते हैं हम, इसको सिद्ध करना है। सेम आप ऐसे ही स्टेप एग्जाम में करिएगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको अभी बताया ना, ये सिद्ध करना है। तो इसी को लिख दीजिए कि मतलब जो AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC की। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ करना है। चलिए यहां तक की बात हमने कर लिया। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है जो याद रखना है आपको, वो है रचना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपको दिमाग में रखना है, रचना। इसमें रचना क्या करेंगे, इसमें रचना ये कर देंगे बच्चों कि C से क्या करिए, D को मिला दीजिए। C से D को और E से B को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम मिला देते हैं। तो देखिए जो रचना है उसको हम अलग कलर से बना रहे हैं, ये रचना है, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे C तथा D को तथा E और B को मिलाया, CD तथा BE को मिलाया। ये एक आपकी रचना हुई, ठीक है। और इसमें एक रचना करनी है। वो रचना क्या कर देनी है, वो रचना ये करनी है कि आपको लंब डालना है। क्या करना है, लंब डाल देना है। इस रेखा पर और इस रेखा दोनों पर आपको लंब डालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए कि आप अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, ये त्रिभुज की, और इस पे अगर हम लंब डालेंगे, इस पे हम लंब डालेंगे तो लंब हमेशा यहां से डालते हैं शीर्ष से, या इससे डालेंगे। देखिए या तो यहां से यहां डाल सकते हैं, अगर इस पॉइंट से डालेंगे तो इस पॉइंट पे डालेंगे, और अगर इस पॉइंट से डालेंगे तो इस पॉइंट पे डालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आप किसी से भी किसी पर लंब डालेंगे तो वो दूसरी वाली भुजा पे जाएगी। तो इसका मतलब ये है, इसमें हम लंब किस में डालेंगे बच्चों, E से यहां से लंब डालेंगे AD पर। तो यहां से आप क्या करिए, लंब डाल दीजिए किस पे, लंब को हम अलग कलर से डिनोट करते हैं। इसको हम ये देखिए E, इसका हम नाम दे देते हैं M, नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब D से, इस बिंदु से AC पर या AE पर लंब डाल दीजिए। तो लंब ऐसे ही आप डालेंगे तो ये इस पे जाएगा, तो इसका नाम हम दे दीजिए N। आपने इतना नाम दे दिया। तो यहां पर जो हमने रचना किया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। C से
डी को तथा बी से ई को मिलाया तथा और क्या किए हैं, एडी पर लंब खींचे हैं क्या, ईएम। ठीक है, एडी पर लंब कौन सा है, ईएम है। या आप एडी बोलिए या तो एबी बोलिए, बात उतनी ही पड़ती है। तो एडी पर आपने लंब क्या डाला है, ईएम। एडी पर लंब ईएम तथा एई पर लंब क्या है, डीएन। तथा एई पर लंब एई पे क्या लंब है, डीएन है, तो डीएन खींचा। इतना आपको लिखना है, किसमें, रचना में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। सी से डी को, बी से ई को, और क्या करेंगे, एडी पर लंब ईएम हमने डाल दिया है और एई पे लंब डीएन हमने डाल दिया। ये हमने लिख दिया कि एडी पर लंब डाले हैं ईएम, एडी पे लंब ईएम डाले हैं और एई पे लंब डाले हैं क्या, डीएन। ये काम कर दिया, खींचा। ओके, चलिए ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, फिर रचना है। अब हम करेंगे सिद्ध। अब हम जो करेंगे वो करेंगे सिद्ध। यहां से सिद्ध करने का स्टेप स्टार्ट होता है, यहां से आप सिद्ध करने का स्टेप स्टार्ट होगा। अब कैसे सिद्ध करने का स्टेप हम करेंगे वो ध्यान से रखिए। सिद्ध करने का स्टेप सीखिए, उससे पहले एक और चीज है जो जानना आप लोगों की जरूरी है। क्या, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, तो अब इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है, या ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। क्या, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। ये फार्मूला होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो ये आपको त्रिभुज दिया गया है, अगर हम इसका नाम ए बी सी दें, ये आपको त्रिभुज दिया गया है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो सबसे पहले इसका लंब हमको ज्ञात करना होगा। तो लंब क्या करते हैं, चाहे इस बिंदु से इस पे डाल दें, चाहे इस बिंदु से इस पे डाल दें, चाहे इस बिंदु से इस पे डाल दें। तो अगर इस बिंदु से लंब हम इस पे ड्रॉ करते हैं, हमने इस बिंदु से लंब इस पे ड्रॉ कर दिया, तो इसको सी माने, इसको डी माने, तो अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2। और आधार क्या होगा, आधार वो होगा जिस पर लंब पड़ा है। तो ये से बिंदु से लंब हमने किस पे डाला है, ए बी पे डाला है ना, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई यही जो लंब डाले हैं हम, यही होगी ऊंचाई। मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सी डी। ये पॉइंट आपको याद करना है, दिमाग में रखना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लंब डालेंगे, जिस पर लंब पड़ रहा है वो हमारा आधार हो जाएगा, और जो लंब रहेगा वही, उसी को हम ऊंचाई बोलेंगे। सेम यही चीज यहां पर अप्लाई आपको करना है। अब देखना क्या है, कैसे हम प्रूव करेंगे। तो आप जो हमको जो प्रूव करना है ना, जो हम यहां से देखिए, जो हमको प्रूव करना है इसको ध्यान से देखेंगे। जो प्रूव करना है इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला स्टेप देखिए, एडी, एक पॉइंट लिया एडी, तो एडी से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है। तो अगर एडी से बनने वाला त्रिभुज क्या है, ए डी ई है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज। तो एडी से बनने वाला त्रिभुज क्या है, ए डी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। समझते जाइएगा एक एक स्टेप, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एडी है, इस बिंदु एडी, तो आप ए डी ई लेंगे और इसका क्षेत्रफल लेंगे। अब अच्छे से पता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार होता है। अब इसको आप मेंशन भी कर सकते हैं, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। नहीं मेंशन करना है तो 1/2 करिए। आधार, आधार क्या होता है, जिस पे लंब हमने डाला है, तो लंब किस पे डाला है हमने, एडी पे डाला है ना, तो हो जाएगा एडी मल्टीप्लाई ऊंचाई। ऊंचाई क्या, जो लंब हम डाले हैं यही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसका जो लंब होगा वो हो जाएगा, मतलब जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी ई एम। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया कि जो आपने ए डी ई का क्षेत्रफल लिया, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला 1/2 मल्टीप्लाई ए डी अपान ई एम। इतने पर इसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट लीजिए, किसको, इसके अपान में क्या दिया गया है, डी बी दिया गया है, तो ये लीजिए डी बी। तो अब डीबी से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, तो ध्यान से देखेंगे तो डी बी ई, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, डी बी ई, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो यही त्रिभुज लेंगे हम। तो यहां पे भी सेम वही करेंगे, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल।
ये हम ले लीजिए DBE का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां भी आपको एक चीज जानना है। क्या जानना है, देखिए ये त्रिभुज किस प्रकार का बनना है। ये देखिए त्रिभुज ये बना है, ये बना है, इस प्रकार से बना है, ठीक है, ये बना है। तो अगर आप इस बिंदु से इस पे लंब डालेंगे तो यहां पर आ जाएगा, इससे अगर यहां पर डालना है तो डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, अगर यहां पे ये देख रहे हैं ये वाला, तो ये लंब यहां पर चल, ये लंब तो है नहीं कि मानेगा लंब है, इसलिए अगर इसको ध्यान से देखिए, आप इसको समझिए, ये D ये वाली चीज को, इस त्रिभुज को अगर देखा जाए तो इस पे जो लंब है वो एक ही लंब दिख रहा है। क्या, ये लंब दिख रहा है DEM। तो एक त्रिभुज ऐसा भी होगा कि जब इस टाइप का त्रिभुज रहेगा और आप क्या करेंगे, इस बिंदु से अगर हम किसी बिंदु से लंब डाल सकते हैं, इससे भी लंब डालेंगे तो इसमें जाएगा, इससे लंब डालेंगे तो इस पे आएगा, लेकिन हम नहीं, हम कहेंगे इस बिंदु से हम लंब डालेंगे, तो इस बिंदु से लंब डालेंगे तो आपका लंब ऐसे जाएगा, आपका लंब ये टाइप से जाएगा। इस बिंदु से भी लंब डाल सकते हैं, तो इस बिंदु से जब आप लंब डालेंगे तो इस लाइन पे नहीं आएगा, ऐसे लंब नहीं आएगा, ये लंब आपका ऐसे जाएगा, क्योंकि जो लंब होता है वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये लंब कुछ आपका ऐसे जा रहा है, ये 90 डिग्री बनाता हुआ, तो ये लंब रियल में इस लाइन को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसको हम बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं इसको प्रतिच्छेद करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो DB लाइन है इसका जो लंब है वो क्या है, EM। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि जो DBE का त्रिभुज है, इसका जो लंब होगा, जो DB पर लंब है वो क्या माना जाएगा, E और M। ये पॉइंट आपके दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब अगर ये भूल जाते हैं आप एग्जाम में, इन केस एग्जाम में आप भूल जाते हैं किसका लंब क्या होगा, तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। जो लंब ऊपर वाले का होगा वही लंब नीचे वाले का होगा, जो लंब यहां वाले का होगा वही लंब यहां वाले का होगा, ये याद रख लीजिए आप। तो इसका लंब आपको क्लियर है, EM होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका जो लंब होगा ना वो भी EM होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब बस ये देखना कि EM किस लाइन पर है, तो किस लाइन पर है, ये जो है DA पर, और BD को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे DA ही तो मिलेगा। इसका मतलब जो आधार होगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा, आधार होगा आपका BD, आधार क्या हो जाए आपका DB, मल्टीप्लाई ऊंचाई। अभी ऊंचाई हमने क्या बताया, जो लंब होगा वो यही EM ही रहेगा, तो EM। यहां से इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, और यहां से दो चीजें आपको दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं कि जो आधार होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट आधार होगा, यही वाला पॉइंट आधार होगा, तो आधार भी मिल गया। और जो लंब होगा ना, जो इसका लंब होगा वही इसका भी लंब होगा, तो ये देखिए आपको मिल गया। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो अगर थोड़ा सा डाउट हो ना तो उसको कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे हुआ, ये हुआ आपका त्रिभुज, 2 त्रिभुज मिल गए। अब क्या करिए, यहां से इसके नीचे अगर हम लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे। अब इधर की चीजें हम हटा देते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हमने हटा दिया। अब देखिए यहां से आगे, अब इसका जब भाग देंगे तो आप लिखेंगे कैसे, इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई आधार AD मल्टीप्लाई EM, ये दिया गया है। और दूसरा भाग देना है तो ये बनाइए, और दूसरा क्या है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और ये दिया है 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EM। अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और EM से क्या हो गया, EM कैंसिल हो गया। ये बच क्या रहा है, ये बच रहा है केवल, अगर इसकी जगह में पूरा लिखें तो ये ऊपर बच रहा है AD, ऊपर बच रहा है AD, और नीचे बच रहा है DB, नीचे बच रहा है DB। मतलब ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, AD/DB मिल गया। देखिए यहां से
AD अपॉन DB मिल गया है। अब इसको लाना है हमको, तो इसको भी सेम इसी प्रकार से करते हैं। तो ये लेंगे AE। अब AE से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, बन रहा है AE ना, तो AE से बनने वाला त्रिभुज AED लेंगे। तब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो AED का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसका आधार, अब इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, आधार क्या होगा, यही वाला AE आधार हो जाएगा और मल्टीप्लाई लंब। अब AE पर लंब क्या है, AE पे देख रहे हैं लंब क्या है, DN लंब है ना, तो DN लंब हो गया। इसका मतलब सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि DN अगर इसका लंब है तो DN इसका भी लंब होगा और ये आधार मिल गया। अब सोचना ही नहीं है, आधार ये मिल गया और लंब क्या मिल गया, DN। डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन समझ लीजिए त्रिभुज अब लेंगे EC ना, तो EC से बनने वाला त्रिभुज कौन है, ECB। ये त्रिभुज देखिए ECB, तो ये वाला त्रिभुज आपको मिलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल बराबर, एक बार आपने क्या लिया था DEB, अब त्रिभुज ले लेंगे, नहीं सॉरी DEB, ये DEC, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला DEC। तो यहां पर हम लिखेंगे DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो ये वही होगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आधार इसका क्या है, EC है, आधार क्या है, EC है, EC मल्टीप्लाई। अब लंब क्या है, तो लंब अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं DN लंब है, इस पे ध्यान से देखिए। तो इस लाइन, ये भी जो त्रिभुज बन रहा है उसी प्रकार का बन रहा है, इस पे जब लंब डाला जा रहा है तो स्ट्रेट यहां से लंब डालेंगे तो ये बाहर मिलेगा, ये जो लंब बनेगा ना बाहर, तो इसको बढ़ाते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इसका भी लंब कितना आएगा, DN, तो DN, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मानिए। मान लिया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब भाग दीजिए, समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, आप 4 कर दीजिए। अब लिखिए, देखिए अब त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DN, ये हुआ, अपॉन में करेंगे क्या, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DN। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से ध्यान से अगर देखेंगे यहां पर DN होगा, DN। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और DN से DN कैंसिल, बच कितना रहा है, AE अपॉन EC। तो इसका बच रहा है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। एक सेकेंड जरा देखें आपको दिख रहा है कि नहीं, AE ठीक है, दिख रहा है आपको, AE अपॉन EC ये दिख रहा है। तो अब अगर यहां इसको और इसको ध्यान से देखें, इसको 3-4 माने हैं, इसको आप मान लीजिए कोई भी इक्वेशन नंबर मानिए, यहाँ 3 मानिए, 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। अब समीकरण और 5 और 6 को ध्यान से देखिए, समीकरण 5 और 6 को देखेंगे तो ये है AD अपॉन DB, ये आपको मिल गया है AD अपॉन DB। और क्या है, इसको देखेंगे तो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC मिल गया है। मतलब इन दोनों का 5वां और 6वां को अगर कंपैरिजन करें तो इसका एक पक्ष हमको एक पक्ष ये दोनों मिल गए हैं हमको। तो अगर यही हमको प्रूव करना था, तो अगर इसका बायां पक्ष हम बराबर कर दें, क्या ये वाला जो पक्ष है इसको हम बराबर कर दें, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही चीज हमको लाना है। तो हम कुछ ऐसा गुणगणित करें कि ये दोनों भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहां पे है, त्रिभुज ADE वही है, इसको लिख लीजिए आप सेम इसी लैंग्वेज का जो यहां पे लिखा है, ADE का क्षेत्रफल। तो यहां भी ADE लिख लीजिए, नाम केवल बदला है, E पहले रख दिया, D, इससे कंफ्यूजन ना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ऊपर वाला दोनों बराबर है, ADE का क्षेत्रफल भी बराबर है ADE का क्षेत्रफल, लेकिन नीचे देखेंगे तो नीचे अलग अलग है। नीचे यहाँ पे DBE है, यहाँ पे DEC है। मतलब
ऊपर जो है वो है डी बी ई, मतलब ये वाला त्रिभुज है, और नीचे कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज को हम बराबर दिखा दें किसी थ्योरम से, इस थ्योरम, किसी भी थ्योरम से, कि ये वाला त्रिभुज देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को अगर हम बराबर दिखा दें, और जब बराबर दिखा देंगे तो चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए, तब क्या होगा, ये पक्ष भी बराबर हो जाएगा, ये पक्ष भी बराबर, तो जब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे इसलिए ये भी पक्ष बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यही है। तो इसको कैसे आप बराबर दिखाएंगे उसके लिए देखें, तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने क्लास 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ध्यान करिए, क्लास 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या थी कि जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाओं से मिलकर कोई त्रिभुज बना है, दो समांतर रेखाओं से मिलकर कोई त्रिभुज बना है। ये देखिए इस दो से, ये देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका, यहां पे नाम अगर दे दे ए बी सी डी, ध्यान से, तो एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी सी, और एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए डी ई, यही त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब यह है कि देखिए इन दोनों का आधार क्या है, इन दोनों का आधार देखिए, त्रिभुज जो बन रहा है बी डी सी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, और जो ये वाला, मतलब एक त्रिभुज ये वाला जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, थोड़ा सा आप देख चित्र बनाएं तब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब एक त्रिभुज बनाया हमने, ये त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया। अब दूसरा त्रिभुज जब बना रहे हैं तो ये देखिए, ये और ये त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज बना दिए, या समांतर रेखाएं हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है ना। तो देखिए ये जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, इनके इन दोनों का आधार क्या है, समान है, आधार इनका क्या है, समान है। तो क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर वो त्रिभुज जो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वह त्रिभुज जो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं और उनका अगर आधार समान है, दो त्रिभुज जो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं और जिनका आधार समान है, उनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहां पर देखिए जो दो त्रिभुज ये दोनों बन रहे हैं वो एक ही आधार पर बने हैं, देखिए एक ही आधार पर बने हैं कि नहीं, एक ही आधार पर बने हैं, और क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ये लाइनें दोनों समांतर हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के। ये दोनों बराबर होगा कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के। क्यों, तो आप बीच में रीजन दे सकते हैं कि यहां पर रीजन क्या देखें, दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये चीज आप, ये स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, और ये क्लास 9th की थ्योरम है, ठीक है। ये जो त्रिभुज होगा ना, ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा यहां पर, ध्यान से, तो इससे इस प्रकार का रहेगा यहां पर ये त्रिभुज। तो हम ये लिख सकते हैं दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि चाहे डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डी ई सी के क्षेत्रफल के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसके जगह पे ये लिख दें या इसके जगह पे ये लिख दें। अब देखिए जगह कम है क्योंकि इसके नीचे आपको शायद थोड़ा सा दिखाई देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल
बराबर, अब देखिए ये बराबर है। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपने ADE का क्षेत्रफल अपॉन DBE का क्षेत्रफल कर दिया है। अब इसको देखिए, ये पांचवा इक्वेशन, अब छठवां इक्वेशन में देखिए, ये भी AD का क्षेत्रफल है, तो यहां पर लिखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में क्या रहेगा। अब देखिए यहां पर DEC का क्षेत्रफल है, तो अभी आप क्या किए हैं, अभी आप दिखाए हैं कि जो DBE है ये बराबर है DEC के, तो चाहे इसकी जगह पे ये कर दीजिए, चाहे इसकी जगह पे ये कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे DBE लिखा है, इसलिए यहाँ भी जो लिखेंगे वहां पे DEC ना लिख के क्या लिखेंगे, DBE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे DBE का क्षेत्रफल। इसका मतलब जब ये और ये, मतलब इक्वेशन नंबर 5वां और 6वां का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए, यहां पर लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा कि यहां पर लिखते हैं, बस एक लाइन पे लिखना है। अतः यहां पे लिखेंगे अतः, अब वही चीज जो आप यहां पे लिखा ना, अतः AD अपॉन DB, मतलब अतः AD मतलब इक्वेशन नंबर 5वां AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 के बराबर। 6 क्या है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको जो सिद्ध करना था हमने ला दिया। आपको इससे आसान लैंग्वेज में कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को समझ गए हैं, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये थ्योरम आपको कितना अच्छे से समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए एक थ्योरम ये, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा लेकर इसको अच्छे से समझाए हैं। जो कल रहेगी, अब इसकी एक और थ्योरम है जो इसका उल्टा है, कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब देखिए, बाकी चीज़ें उसी में बात करेंगे, बस थोड़ा सा बता देते हैं। कन्वर्स का मतलब ये रहेगा कि जो दूसरी थ्योरम है, जो प्रमेय संख्या 6.2 है, उसमें जो दिया, इसमें जो दिया था ना, इसमें जो सिद्ध करना था उसमें दिया रहेगा, और इसमें जो दिया है वो उसमें क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। मतलब ये चीज दिया रहेगा और ये चीज हमको सिद्ध करना रहेगा, बस इतनी सी बात है। तो अगली थ्योरम है तो उसकी बात कल करेंगे, और कल थ्योरम उसको बताएंगे, देन उसके बाद हम तुरंत इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो भी बातें रहेंगी हम कल करेंगे। थैंक यू। आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आप फीडबैक जरूर देना, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।